एक और क्वेश्चन जो आपका लास्ट के खंड है उसमें से 4 यूनिट है उनसे पूछा जाता है। तो पूछा गया है मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, वो है कि क्रिटिकली इवेलुएट करो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को। ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को क्रिटिकली इवेलुएट करना, इन शॉर्ट आरपीटी आपकी ये थ्योरी है इसका नाम। तो ये जो है क्रिटिकली इवेल्युएट करने, तो हमें इसमें इसके एजम्पशंस पता होने चाहिए, फिर उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिखेंगे। तो जो आपकी ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी थी, इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? पॉल सैमुअल्सन के द्वारा। पॉल सैमुअल्सन ने इसको आपका इंट्रोड्यूस किया था 1938 में। किस चीज की अल्टरनेटिव थी? आपकी जो ट्रेडिशनल इनडिफरेंस कर्व की थ्योरी थी उसका ये अल्टरनेटिव थे, एज एन alternative to the indifference curve theory। जो आपकी indifference curve की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हिक्सन के द्वारा, एलन के द्वारा। तो जो प्रीवियस जो आपकी थ्योरी थी वो क्या करती थी, आपके यूटिलिटी को जैसे या तो रैंक करती थी या उसको कार्डिनल उसमें करके तब आपके कंज्यूमर बिहेवियर को समझाती थी। बट पॉल सैमुअल्सन ने क्या किया 1938 में इस थ्योरी को तो जो ये पॉल सैमुअल्सन की आई थी, तो ये आपका यूटिलिटी वाला हो गया जो कॉन्सेप्ट या प्रेफरेंस का, ठीक है, सब्जेक्टिव यूटिलिटी वगैरह, उस पे ध्यान है। देखिए क्या कहती थी, ये एक्सप्लेन करती थी, इट एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, मतलब जो भी उनकी चॉइसेस होती थी मार्केट पे उसके बेस्ड ऑन, ना कि ऐसे कि भाई मतलब एज्यूम करना खुद से यूटिलिटी को, इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से करती थी, एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्व choices rather than subjective utility और preference। तो ये तो आपकी इस थ्योरी का क्या हो गया, मीनिंग हो गया। ठीक है, तो मीनिंग में हमने ये जाना कि जो रिवल प्रेफरेंस थ्योरी थी उसको डेवलप किया था पॉल सैमुअल्सन के द्वारा 1938 में। ये आपकी ऑल्टरनेटिव थी जो आपकी प्रीवियस इनडिफरेंस कर्व की थ्योरी थी। ये थ्योरी भी किस लिए आई थी? कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती थी, बट उनकी किसके बेस्ड ऑन, जो उनकी एक्चुअल चॉइसेस होती थी मार्केट में। ये अज्यूम करती थी कि जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर की वो किससे रिवील हो जाएगी, जो भी उनकी एक्चुअल चॉइसेस होगी मार्केट में उसके बेस्ड ऑन। तो हमें जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का और प्रेफरेंस का, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब मेन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये आपके जो आपकी पहले इंडिफरेंस कर्व थ्योरी थी उसका ऑल्टरनेटिव थी, सैमुअल्सन लेकर आए थे 1938 में। और इन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस है वो रिवील्ड हो जाएंगे उनके जो किसके बेस्ड ऑन, जो भी उनकी चॉइसेस होगी मार्केट में उसके बेस्ड ऑन। तो बस हमें क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करनी है उनकी चॉइसेस को। हमें इसमें जो सब्जेक्टिव यूटिलिटी प्रेफरेंसेस का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने फोकस नहीं किया, इन्होंने आपका जो है इग्नोर किया किसको, जैसे जो आपका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था किसका, यूटिलिटी का। जैसे आपकी हॉट थ्योरी है मार्शल की हो गई, कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी, या आपकी किसकी, हिक्स की हो गई। तो वो तो ये मानते थे ना यूटिलिटी को, या तो वो क्या करते थे कि रैंक करते थे या उसको मेजर करते थे कार्डिनल्स में, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको इग्नोर किया। अब आ जाते हैं उनके एजम्पशंस पे। तो एजम्पशन इन्होंने यही लिया कि जो हमारा कंज्यूमर एक ऐसा है, रैशनल कंज्यूमर है, सोच समझकर लॉजिकली डिसीजन लेता है, ऐसा इन्होंने एजम्पशन लिया। फिर दूसरा इन्होंने लिया कि कंज्यूमर की चॉइसेस में क्या है, कंसिस्टेंसी है, तो उसकी चॉइस कंसिस्टेंट रहेगी समय के ओवर टाइम, ठीक है, चेंज नहीं होगी कंसिस्टेंसी उसकी चॉइस में। थर्ड है आपका ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में आपका ये पॉइंट है कि माना कि कंज्यूमर ने प्रेफर किया ए प्रोडक्ट को ओवर बी, ठीक है,
और बी को प्रेफर किया ओवर सी, देन कि वो ए को ही प्रेफर करेगा ओवर सी, ये होता है आपकी ट्रांसिटिविटी। इसका भी एजम्पशन लिया उन्होंने। फिर इन्होंने अपनी एनालिसिस को क्या किया, सिंपल बनाने के लिए दो गुड्स का ही फ्रेमवर्क लिया इन्होंने, टू गुड्स फ्रेमवर्क, ताकि जो उनकी एनालिसिस है वो दो गुड्स से ही हो जाए। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने दो गुड्स का ही फ्रेमवर्क लिया। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर की जो इनकम है, मार्केट प्राइस है, वो फिक्स रहती है जो भी मतलब डिसीजन पीरियड है उसके दौरान, ठीक है। तो कंज्यूमर की इनकम भी क्या है, फिक्स्ड है, और जो प्राइजेस है वो भी फिक्स्ड है, कब, जो भी डिसीजन पीरियड के दौरान। कंज्यूमर की जो इनकम है पूरी तरीके से उसे खर्च कर देता है, वो सेव कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये भी इनका एजम्पशन था, कंप्लीट स्पेंडिंग। फिर सेवंथ इन्होंने ये लिया कि प्रेफरेंस रिवील्ड है, जिसमें ये था कि जो प्रेफरेंस है उनके वो रिवील्ड हो जाएंगे किसके दौरान, जो भी एक्चुअल चॉइसेस जो होंगी, मतलब मार्केट में जब एक्चुअली में चूज करेंगे वो उनकी प्रेफरेंस को रिवील कर देंगे। मतलब कि ऐसे करके एज्यूम करने की जरूरत नहीं कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जो था यूटिलिटी का, ऐसे करने की लेने की जरूरत नहीं है कि आप ऑब्जर्व करो उनकी जो चॉइसेस है वही उनकी प्रेफरेंस होंगी। एक्चुअल चॉइसेस रिवील ट्रू प्रेफरेंस, ठीक है। और एक जो हमारा इनडिफरेंस का कंसेप्ट होता है उन्होंने उसको नहीं लिया, नो इनडिफरेंस, ठीक है, उस कंसेप्ट को इन्होंने इग्नोर किया। तो इन्होंने क्या है, नो इनडिफरेंस लिया, जिसका मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि कंज्यूमर जो है वो आपकी डेफिनेट चॉइस करता है, बट रियलिटी में हो सकता है ना कि कंज्यूमर इनडिफरेंट हो सकता है दो बंडल्स के बीच में। अब एजम्पशन के बाद हम इनकी इंपॉर्टेंस से पहले इसकी लिमिटेशन जान लेते हैं। लिमिटेशन इसलिए क्योंकि एजम्पशन के पॉइंट से रिलेटेड होता है आपके लिमिटेशन, ठीक है। तो इनकी लिमिटेशन जान लेते हैं आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के। इसने गिवन गुड्स को इग्नोर किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी रोल नहीं होता आपका, नो रोल ऑफ गिवन। तो इन्होंने जो गिवन गुड्स था उसको मतलब इग्नोर किया। उन्होंने मतलब जो ये गिवन गुड्स के एक्सेप्शन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने अपनी थ्योरी में, ठीक है। नो रोल ऑफ गिवन गुड्स, तो उसको इग्नोर किया उन्होंने। फिर ये थ्योरी काफी स्टैटिक है नेचर में, क्योंकि ये थ्योरी ऐसे एज्यूम करती है कि जो कंज्यूमर की टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो कांस्टेंट है, बट ऐसा होता नहीं रियलिटी में। इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे इमोशन, हैबिट्स, एडवर्टाइजिंग इफेक्ट को इग्नोर किया, ठीक है। नो साइकोलॉजिकल इंसाइट, इन चीजों को इन्होंने इग्नोर किया। फिर मैंने कहा ना कि इन्होंने ये जो इनडिफरेंस के कंसेप्ट है उसको इग्नोर किया, नो इनडिफरेंस कंसेप्ट, कि मतलब जो कंज्यूमर है इसके लिए मतलब इक्वल प्रेफरेंसेस है वो, कि वो इनडिफरेंस नहीं हो सकता दो गुड्स के बंडल के बीच में, ठीक है। इन्होंने ऐसा माना है, जो इनडिफरेंस के कंसेप्ट उसको इग्नोर किया इन्होंने। मतलब कि ये जो मतलब कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी डिग्री को मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है। कैन नॉट मेजर द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर इस थ्योरी के लिए एक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डेटा चाहिए होता है, जो आपका हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो डेटा का भी यहाँ पर आपका इश्यू आया। इन्होंने आपकी इग्नोर किया फ्यूचर प्लानिंग को। इन्होंने कहा कि आपका जो डिसीजन है किस पे बेस्ड है, करंट कंडीशन पे। इग्नोर किया आपकी फ्यूचर प्लानिंग को, कि जो आपके डिसीजन है वो जस्ट बेस्ड होते हैं आपकी किस पे, करंट कंडीशन पे। फिर ऐसा एज्यूम करना कि हमारे कंज्यूमर रैशनल है, ये कोई रियल तो नहीं कि कंज्यूमर रैशनल ही रहेगा। फिर ये एज्यूम करना कि भाई मतलब आप इसमें से लिख सकते हैं लिमिटेशन में यहाँ पर ये कि रैशनल वाला भी आपका लिमिटेशन में चला जाएगा, ये भी आपका लिमिटेशन में चला जाएगा। ये हो गया कि भाई दो गुड्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर कंप्लीट स्पेंडिंग वाला हो गया आपका, ठीक है। ये आपके लिमिटेशन में चले जाएंगे। ये थ्योरी क्या बोलते हैं, काफी आपकी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गई, क्योंकि
तो इन्होंने ओवर सिंप्लीफिकेशन किया इन्होंने, क्योंकि जो रियल लाइफ कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा ये थ्योरी सजेस्ट कर रही थी कि जितना इजी वैसा होता नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का ये रहा कि काफी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस था। वो इसलिए क्योंकि ना ये वो थ्योरी थी जिसने क्या बोलते हैं यूटिलिटी जैसा वाला हाइपोथेसिस को इग्नोर किया। इसने क्या बोलते हैं कि जो प्रेफरेंस है वो क्योंकि रियल डेटा पे बेस्ड है ना, कि जो कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा था उस पे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल डेटा ले रही थी, ना कि हाइपोथेटिकल यूटिलिटी या इमेजिनरी जो कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी को उसने इसने इग्नोर किया। तो इसलिए इसका एनालिसिस कैसा था, काफी ऑब्जेक्टिव था, जो पुरानी आपकी इंडिफरेंस कब की थ्योरी थी कंज्यूमर की, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर इसने हमें एक्सप्लेन भी किया किस चीज को, लॉ ऑफ डिमांड को इस थ्योरी ने भी एक्सप्लेन किया कि क्यों डिमांड गिर जाती है जब प्राइस आपका राइज होता है, कि मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। ये थ्योरी आपकी काफी आपकी साइंटिफिक थी और उसके साथ साथ कैसी थी, आपकी प्रैक्टिकल थ्योरी थी, क्योंकि ये आपका मतलब इस रियल डेटा पे बेस्ड थी। ठीक है, आपके मार्केट सर्वे पे बेस्ड थी, तो इस थ्योरी को आपका यूज किसके लिए भी किया जा सकता है, एम्पेरिकल स्टडीज के लिए, क्योंकि इस थ्योरी में क्या है, आपका रियल डेटा था, मार्केट सर्वे पे बेस्ड थी। फिर इसने जो फालतू का एक एजम्पशन होता था, कॉम्प्लेक्स एजम्पशन की यूटिलिटी को मेजर करना, या तो मतलब ऑर्डिनल उसमें या कार्डिनल उसमें, वो झंझट ही खत्म कर दिया। तो ये थ्योरी काफी कैसी थी आपकी, सिंपल भी थी और रियलिस्टिक भी थी, क्योंकि इस थ्योरी ने क्या कहा कि प्रेफरेंस हमें कंज्यूमर के कैसे मिल जाएंगे, हम कंज्यूमर के बिहेवियर को जो चॉइसेस को ऑब्जर्व करेंगे उसके बेस्ड होंगे, हमें खुद से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लाके ना। तो सिंपल और रियलिस्टिक थे। ये थ्योरी आपकी पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करती है। इसके हेल्प से हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर के वेलफेयर का एनालाइज कर सकते हैं। ये आपका एक तरीके से फाउंडेशन या आपकी बुनियाद प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो हमारी मॉडर्न डिमांड थ्योरी है उनके लिए, जो हम एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। फिर ये आपकी थ्योरी एक तरीके से गाइडेंस देती है किसके लिए, फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए। फर्म जो है वो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से प्रेडिक्ट कर सकता है कि कंज्यूमर की डिमांड के पैटर्न क्या होंगे, जिससे वो प्राइसिंग में मदद मिल जाएगी, प्रोडक्ट का डिजाइन में, मार्केट स्ट्रेटजीज में। ठीक है, क्योंकि ये इस पे बेस्ड है कंज्यूमर के रियल परचेसिंग बिहेवियर पे ना। ठीक है, और इतना ही नहीं है, आपका बेसिस किसके लिए है, आपका फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आपका प्रोवाइड करती है एक फाउंडेशन कि हम एनालाइज कर सकते हैं कंज्यूमर के वेलफेयर को, किसके बेस्ड ऑन, जो उनके ऑब्जर्व चॉइसेस है उसके बेस्ड ऑन। तो उस समय पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस है आप मतलब उनके जो ऑब्जर्व बिहेवियर उस समय मतलब क्या है, सब्जेक्टिव जो प्रेफरेंस होता था ना वो एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का मीनिंग है, ये एजम्पशंस है, और ये उसके लिमिटेशन है, और ये इम्पोर्टेंस।